भगवान की सौगंध, अब तुम्हारे बिना एक पल भी मेरे जीवन पर भारी होगा। मनोरमा, तुम खुद अपना मान तोड़ रही हो। अनूपी महाराज किसी ऐसे के सामने नहीं जो इस काबिल ना हो, मनोरमा ने कहा। लेकिन मैं खुद को तुमसे कमतर समझता हूं। नहीं अनूपी, अब तुम मुझसे कम नहीं हो, पर तुम मेरे हो और सदा मेरे रहोगे। इससे पहले मैं किसी के सामने बेबस नहीं हुआ था। मनोरमा, मैं शर्मिंदा हूं अनूपी, जो कुछ मैंने किया उसके लिए माफ कर दो। चलो ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। शिकार जाल में फंस गया था, लेकिन ये तो मेरी कोशिश थी। अब इससे मसालियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे फौरी तौर पर मैंने उससे कुछ पूछना मुनासिब ही नहीं समझा। और उसके बाद प्रोफेसर, मनोरमा भी मेरे लिए काम औरों से ज्यादा नहीं रही। वह सिर्फ तन्हाई के लम्हात के लिए जीने लगी जब वह मेरी आगोश में हो। ये खुरबू से मुझसे और नजदीक ला रहा था। वैसे मुझे अमीर चंद पर हैरत थी। उस बेवकूफ को जैसे मनोरमा की जरूरत ही नहीं थी। एक रात मैंने मनोरमा से उस बारे में पूछ ही लिया। मनोरमा, क्या अमीर चंद को मालूम है कि मैं तुम्हारे पास हूं? नहीं अनूपी, उसे क्या किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो तुम्हारी कमी नहीं महसूस करता। तुम्हें तो मालूम ही है महाराज। क्या? मैंने पूछा। मैंने तुम्हें दिखाया है मेरे कितने रूप हैं। अमीर चंद के सामने सैकड़ों मनोरमाएं जा सकती हैं। इस पागल को तो तमीज ही नहीं कि इनमें असल कौन है। कुछ भी हो मनोरमा, तुम्हारे इस अनोखे इल्म का मैं दिल से कायल हूं, पर मेरा ये इल्म भी तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाने से न रोक सका। वो दूसरी बात है। नहीं अनूपी, भगवान की सौगंध, मुझे बताओ, क्या तुम संसार के सबसे अजीब मंच नहीं हो? क्या तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भी होगा? अपने इल्म से पूछो। मेरे सारे इल्म इस बारे में खामोश हैं। तब फिर शायद तुम्हारा ख्याल ठीक हो। मैं तो एक बात समझती हूँ महाराज। क्या? तुम्हारे शरीर में आग ही आग भरी है, और आग मेरी सारी तपस्या भस्म कर सकती है। तुम्हारे शरीर की आग ही मेरे मन को मोम कर देती है। और इस समय मेरा इल्म मेरा साथ नहीं देता। मेरे पूरे बदन में सनसनी तोड़ गई थी। शायद वो मकसद हल हो गया था जिसके लिए मैं किसी मुनासिब मौका का इंतजार कर रहा था। हाँ, शायद मनोरमा वो बात खुद ब खुद कह गई थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने ये बात किरा में बांध ली जो उसने बेइख्तियार कहती थी। मैंने फौरी तौर पर उसकी तवज्जो उस तरफ से हटा दी। क्या सोचने लगी मनोरमा? कुछ नहीं महाराज, बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? पता नहीं तुमने मन से मुझे माफ भी कर दिया या नहीं। माफी किस बात की मनोरमा? बस तुमने शुरू में मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन खैर अब वो पुरानी बात है, तुम भी इसे भूल जाओ। तुम्हारे बारे में मेरा इल्म क्यों खामोश रहता है महाराज? क्या मतलब? सच में बड़ी हैरान रह जाती हूँ। किस बात पर? अनूपी महाराज, संसार में जितने मंच हैं इनकी रेखाएं होती हैं। धाक पोथी में इन रेखाओं का पता चल जाता है, परंतु धाक पोथी तुम्हारे बारे में खामोश क्यों रहती है? मैं इस चीज के बारे में जानता ही नहीं, तुम्हें कैसे बताऊं? ओह, धाक पोथी मंत्र मंडल का एक शब्द है। हम इसमें मंच की रेखाएं तलाश करते हैं, जैसे तुम हो। मैं धाक पोथी पर मंत्र पढ़ती हूँ और फिर इस मंच का नाम लेती हूँ जिसके बारे में मुझे मालूम करना होता है। मंच का चित्र इस पर आ जाता है और फिर मन के सारे भेद उगल देता है। इस पोथी पर सिर्फ वो मंच नहीं आता जो मर चुका हो, यहाँ पैदा ही ना हुआ हो, लेकिन मरने वाले की आत्मा को भी दूसरे तरीके से बुलाया जा सकता है। हाँ, वो जो पैदा ही नहीं हुआ और जिसका कोई वजूद नहीं है, इस पोथी पर कभी नहीं आता। और महाराज, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कई बार पोथी पर तुम्हारे मन का भेद जानने की कोशिश की है, मगर तुम इस पर नहीं आते। वो उलझी हुई लहजम बोली। और मैंने दिल ही दिल में इस पोथी का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे छुपा दिया था। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे महाराज कि ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी ताकत है जिसने तुम्हारी रेखाएं आकाश में छुपा रखी हैं? मगर तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहती हो मनोरमा? चाहती तो पहले भी थी, पर अब बात दूसरी है। अब तो मेरा तुम्हारा साथ जीवन भर का है, और अपने जीवन साथी के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा? मनोरमा ने चालाकी से कहा। थोड़ा बहुत तो तुम्हें मालूम है मनोरमा। हाँ महाराज, लेकिन वो बातें दूसरों के लिए थी। लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि महाराज के साथ जो जोगन है वो असल में कौन है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपना ख्याल मेरे बारे में क्या है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सिर्फ एक बात जानती हूँ। क्या? कोई जंतर है जरूर। कहाँ छुपा रखा है? दूसरा जंतर है, क्योंकि मेरा मंत्र भी उसका खोज नहीं लगा सका। मनोरमा मुस्कुराते हुए बोली और मैं हंस पड़ा। जंतर मंत्र की बात कर रही थी मैं कहीं की। बहरहाल चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए। फिर मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, क्यों ना मनोरमा हम अपनी शक्ति के बारे में एक दूसरे को बताएं। तो मुझे बताओ तो तुम कहाँ तक हो और मैं तुम्हें बताऊं। मैं तो अब खुली किताब हूं महाराज तुम्हारे सामने। जो कुछ हूं तुम देख चुके हो। मेरे मंत्र मेरा जीवन है, और इन्हीं के बल पर मैं जीवन काट रही हूँ और अपनी मर्जी से काट रही हूँ। मेरी बात दूसरी है मनोरमा। क्या? शायद मैं तुझे बता चुका हूं कि मेरा धर्म वो नहीं है जो तेरा है। हाँ, तुम बता चुके हो महाराज। ना वो शक्ति मेरी है जो तेरी है। मैं नहीं समझी महाराज, मनोरमा ने हैरानी से कहा। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, ना ही मेरे पास कोई शक्ति है, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारी मानिंद नहीं हूँ। धर्म के बारे में मैं कह चुका हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं सिर्फ देखने वालों में हूँ जो सदियों से बदलते अद्वार देखता आ रहा हूँ। कुछ ऐसे धर्म जिनके पैरोकार उनके सच्चे असूल पर चलते थे, कुछ ऐसे जिनके धर्म तो अच्छे होते थे लेकिन इनके मानने वाले बुरे। सो मैं तो देखने वालों में हूँ। हाँ, मेरी माहियत तुमसे जुदा है। सुनो मनोरमा, बात जब सच्चाई की है तो सच सुनो। इसे मानना न मानना
तुम्हारा काम है, क्योंकि आने वाला वक्त सबसे बड़ा गवाह होता है और मुझे इस गवाह की सुस्त रफ्तारी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले भी ऐसे ही जिंदगी गुजारी है। बिलाशुबा तुम अपने तिलिस्म के साथ दूसरों से कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन मुख्तसिर हद के अंदर। मैं तुम्हारे बदन के जाल में एक तवील अरसा गुजार सकता हूँ, लेकिन वो अरसा तुम्हारे लिए तवील होगा, मेरे लिए नहीं। तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी, लेकिन मैं यूं ही रहूंगा। फिर तुम जमीन में वापस चली जाओगी और मैं किसी और जहान की तलाश में। सो यही फर्क है मेरी और तुम्हारी शक्ति में। अगर तुम मुझे अपनी शक्ति के जाल में फांसती रहो तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं। हाँ, फर्क इसके लिए था जो चला गया। मनोरमा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं खामोश हुआ, तब भी वो उलझे हुए अंदाज में खामोश रही। मैंने भी चुप साध ली, तब फिर वही चाह। महाराज, भगवान की सौगंध, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। यही मेरी शक्ति है मनोरमा। मगर तुमने ये क्या कहा है, वो जो हकीकत है, फिर मुझे समझाओ तो। इसमें ना समझने वाली बात क्या है? एक भी नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई। ये तुम्हारे कमजोर ज़हन की दलील है। जिस तरह तुम्हारा इल्म मुझे तलाश करने में नाकाम है, इसी तरह तुम्हारी अक्ल मेरी बातें समझने से मासूर है। मगर मैं जानना चाहती हूँ महाराज, तुमने आंख खोली तो हरदे मान के सिवा कुछ और भी देखा? क्यों नहीं, मेरे काया जाल में बड़ा संसार समाया हुआ है, बहुत मुख्तसिर। क्या तुम्हारी सितारों से दोस्ती है? लो, सितारे कैसे राजदार हो सकते हैं? मनोरमा फीकी सी हंसी से बोली, लेकिन ये सदियों से मेरे साथी हैं और मेरे दोस्त। मुझे जहां जहां की कहानियां सुनाते हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देते। क्या तुम सितारों की बातें सुनना चाहती हो? जरूर, मैं तुम्हारी ये ताकत जरूर देखूंगी। ताकत नहीं, मैंने दोस्ती की बात की है। वही सही, तब तुम आग के बारे में क्या कहती हो? अगन देवी माया मंडल की सबसे बड़ी अजंग है। वो बड़ी शक्ति रखती है, गोया वो तुम्हारे ऊपर हावी है। वो संसार पर अधिकार रखती है। मैं क्या चीज हूँ? सो आग मेरी दोस्त है मनोरमा, तो मुझे कभी नहीं जलाती, बल्कि इसके शोले जिंदगी बख्शते हैं। हाँ, इसके लतीफ शोलों का जौहर मेरे बदन के मसामात को जिंदगी की हरारत बख्शता है। क्या तुम्हारी दोस्ती गहरे समंदर से भी नहीं है? समंदर? मनोरमा हैरत से बोली, हाँ, गर्म ठंडे समंदर, बर्फ से जमे समंदर, हजारा राजों के अमीन। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? पानी भी किसी का दोस्त हुआ है क्या? हाँ, मैं अगर गहरे समंदर में, गहरे पानी में सुकून की नींद सो जाऊं तो पानी मेरे बदन की हिफाजत करता है और मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। न जाने तुम क्या कह रहे हो अनूपी? मनोरमा उलझे हुए अंदाज में बोली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियां, हवा की आगोश, सब मुझ पर मेहरबान है। ये मेरी जिंदगी की हिफाजत करती हैं। यूं मैं इन सब चीजों से दोस्ती रखता हूँ। तुम एतराफ करती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ, इनमें से कोई मेरा मित्र नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा इसका एक एक हर्फ दुरुस्त है। तो क्या मैं तुम्हारे दोस्तों को देख सकती हूँ? देखना चाहती हूँ? हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे। आकाश पर जलते दीप ये भी किसी के मित्र होते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। आ जाएगा, रात होने दो, मैं तुम्हारी मुलाकात इन सितारों से करवाऊंगा। तुम बुरा तो ना मानोगे अनूपी? किस बात का? मैं तुम्हारी ये शक्ति देखना चाहती हूँ। हाँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैंने कहा। सो रात होगी और मस्त मनोरमा मुझे खुली जगह ले आई जहां सितारे नजर आ रहे थे, हंसते मुस्कुराते सितारे मेरी चालाकी पर आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और मनोरमा एक ऊंची चट्टान पर मेरे साथ लेट गई। इसका हसीन बदन मेरे बदन से मस हो रहा था। इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी। ऐसा ही सुकून उसके पूरे बदन पर तारी था जैसे अपने किसी पूरे एतमाद दोस्त के साथ हो। लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता था। उसने अपने वक्त में दीवानगी की इंतहा की थी। उसे मेरे हाथों लच्छी का बुत रेजा रेजा कराया था। लच्छी जो जिंदगी से मौत की तरफ लौट गई थी। हाँ, वो लच्छी की कातिल थी। इसने सदियों का गरूर तोड़ दिया था। मैं इस औरत से इंतकाम लेना चाहता था। इस वक्त भी अगर मैं उस पर जारहाना कोशिश करता तो वो अपने बदन को मचलाकर रोशनी में तब्दील कर सकती थी और फिर मैं इस रोशनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन एक बात, सिर्फ एक राज मेरी मुट्ठी में आ गया था जो उसने नादा निस्तगी में अफशा कर दिया था। अनूपी, उसने मुझे आवाज दी। एक बात कहूं? जरूर। तुम्हारे अंदर और कोई शक्ति हो ना हो, लेकिन एक शक्ति जरूर है। वो कौन सी? नारी का मन मोह लेने में तुम अपना सानी नहीं रखते। और ये कोई ताकत नहीं है मनोरमा, मेरे लिए तो है। सच मानो तुम्हारे पास जितना आनंद मिलता है जीवन में कभी नहीं मिला। तो मेरी दूसरी कुव्वतों से भी इनकार करती है। तो बताओ ना, तुम्हारे मित्र तुम्हारे सर पर फैले हुए हैं। हाँ देखो, मेरे दोस्त मुझे देखकर हंस रहे हैं। वो कल्लाट है, वो है आर्ट और वो टिसंगो। लेकिन मैंने इनसे हमेशा अपनी बातें की हैं। क्यों ना आज तेरी बातें की जाए? मेरी बातें? मनोरमा हंस पड़ी। हाँ, तेरी बातें। पूछ, इनसे क्या पूछना चाहती है? मैं पूछूं महाराज? उसने बददस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जो मन चाहे पूछ। तू पूछ अपने दोस्तों से मेरे माता पिता कौन थे। क्या ये तुझे मेरी कहानी बताएंगे? ये तो बहुत पुराने होते हैं, इन्होंने सब कुछ देखा होगा। क्यों नहीं, मैंने कहा और मैंने सितारों पर निगाहें जमाती। कल्लाट मेरे दोस्त, तुमने सुना ये औरत क्या कह रही है? ये हमारी दोस्ती का इम्तिहान ले रही है। हम तुझसे अलग तो नहीं है, सितारे ने कहा। सुना तूने मनोरमा, मेरे दोस्त मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ नहीं सुना महाराज। मनोरमा हंस पड़ी और मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। जलील औरत मेरा मजाक उड़ा रही थी, सितारों पर तंज कर रही थी, गोया मैं झूठ बोल रहा था। तू मेरे कलाट, मुझे इस औरत का माजी बता जिसके कान तेरी सौगंध नहीं देखते। मैंने कहा और कलाट ने कहा, बासमती एक सनार की बीवी के पेट से पैदा हुई, लेकिन सनार इसका बाप नहीं था।
सो बासमती चूंकि अपने बाप की बेटी नहीं थी, इसलिए वो अपनी मां के नक्शे कदम पर क्यों न चलती। और यह बात इसका बाप भी जानता था और इंतकाम की आग में जल रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। और जब बासमती 13 साल की हो गई तो उसके बाप ने इसकी मां से इंतकाम लिया और बासमती अपने नाम निहाद बाप यानी उस सुनार की हवस का निशाना बनी और इसका नतीजा मनोरमा है। गोया वो अपनी मां के बाप की औलाद है। लेकिन बासमती की मां ने पंचायत से फरियाद की, जिसके नतीजे में सुनार को आग में जिंदा चला दिया गया और बासमती और उसकी मां को बस्ती से निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो पूरी बस्ती के लिए नहुसत बन गई थी। लेकिन इसको राह भाती भर में कोई ठिकाना न मिला और इन्होंने कुश्तू महाराज की कुटिया में पना ली, जो बड़े ज्ञानी थे। लेकिन हराम की जनी बासमती मर्द आशना हो चुकी थी। उसने कुश्तू महाराज का ज्ञान भ्रष्ट कर दिया और उसके साथ मिलकर अपनी मां को खत्म कर दिया। कुश्तू महाराज अभी काम इंसान थे और वो यही समझे कि इनकी कुटिया में बासमती के पेट से पैदा होने वाली मनोरमा उनकी औलाद है। सो उन्होंने मनोरमा की परवरिश की और सारे काले इल्म इसे सिखाने शुरू कर दिए। लेकिन बासमती किस जवान की तलाश में थी। बूढ़ा कुश्तू इसके बचपन से हुस्न आशना बदन को सुकून नहीं दे सकता था। तब इसे जंगलों में काले इल्म तलाश करता हुआ भिक्षु पूरन मिल गया और बासमती ने पूरन के साथ मिलकर कुश्तू महाराज को खत्म कर दिया और वो मनोरमा को लेकर शहरों में आ गए। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि काले जादू के रसिया पूरन को बासमती की बेटी पसंद आ गई। ये पूरन मनोरमा का पहला मर्द था और ये काले जादू की बात ही थी कि मनोरमा ने बेपनाह हुस्न हासिल किया और चूंकि इसकी शक्ति पुख्ता हो गई थी, इसलिए इसने पूरन की बेपनाह मेहनत से हासिल की हुई शक्ति भी सल्ब कर ली और महान बन गई। और उसके बाद इसने हरदेमान के राजा को गांठ लिया। यूं वो रानी बन गई। सो ये रानी जो कुछ न कर लेती कम था। यह कहानी कलाट ने मुझे सुनाई और मैं दंग रह गया। सो ये मनोरमा मशीनी मर्दजादी थी। सो ये थी मनोरमा। इससे कोई बात बईद न थी, लेकिन मैंने पूरी कहानी मनोरमा को बेकमो काज सुना दी और मनोरमा तड़प कर मेरी आंखों से निकल गई। उसके तौर एकदम बदल गए। उसकी आंखें गहरी सफेद हो गई और वो दूर खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। क्या इस कहानी में कोई सुकम रह गया मनोरमा? और ये कहानी बकौल तुम्हें किसी सितारे ने सुनाई है? हाँ, लेकिन सितारों के सामने गहरे कान बहरे हैं। मैं नहीं मानती। तुम बताओ, तुम्हें ये सब कुछ मालूम कैसे हुआ? तूने मेरी ताकत के बारे में पूछा था और पहली ही बात तेरे लिए इस कदर हिजान खेज निकली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं मानूंगी अनूपी महाराज। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। बेवकूफ औरत, हमाकत की गुफ्तगू मत कर। तो खुद को बेहकीकत क्यों नहीं महसूस करती? यूं क्यों नहीं सोचती कि मैंने तेरी जात को कभी इतनी अहमियत नहीं दी कि इससे कबल सितारों से तेरे बारे में पूछ ही लेता? तो मेरे लिए बस एक औरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर सितारों से अपने बारे में कुछ और जानना चाहे। लेकिन मनोरमा खामोशी से मुझे घूरती रही। उसकी आंखों का रंग अब हल्का गुलाबी हो गया था और फिर उसके चेहरे पर किसी कदर खौफ के आसार नजर आए। आहिस्ता आहिस्ता वो पुरस्कून हो गई। अनोखा है तेरा इल्म। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। ओह, अब तो करवट बदल रही है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? बेकार बात है, तू मेरी बात का मतलब खूब जानती है। मैंने कहा, दिल मैला ना करो अनूपी, मेरा हैरान होना लाजमी था। सिर्फ हैरान होना कहेगी? मैंने तुम्हारे सितारों का इल्म मान लिया है। शुक्रिया, मैंने हंसते हुए कहा। और खूब है, भगवान की सौगंध खूब है। मेरी ये कहानी अब इतनी गहरी दफन हो गई है कि कोई इसे नहीं जानता, लेकिन अब तुम जानने वाले हो गए। तेरे ऊपर इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं महाराज, तुम जानते हो जुबानें मेरी मुट्ठी में होती हैं। हाँ, अच्छी तरह मैंने जवाब दिया। फिर भी मुझे चिंता नहीं है, मेरी कहानी जानने वाला कोई गैर नहीं है। बेशक, मैंने गर्दन हिलाई। लेकिन मनोरमा के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बेइत्मीनान हो गई है। कुछ अब सुकून नहीं रहा है। चलो महाराज, यहाँ से चले। उसने कहा, अब मैं तुम्हें कभी आसमान की छत के नीचे ना आने दूंगी। ये सितारे तो बड़ी बुरी बुरी बातें करती। ओह, तो तुम मुझे अपने तिलिस्म खाने में कैद कर दोगी? मैंने पूछा। कैद? जहां मैं तुम्हारी सेवा के लिए मौजूद हूं, तुम इसे कैद खाना समझती हो? उसने महबूबाना अदा के साथ कहा। सुनो, कलाट ने मुझे आवाज दी, और इधर देखो। और मैंने आसमान की तरफ देखा। ए मकरोत चाल चल रही है। इसने मेरे दिल पर पत्थर रख दिया है। क्या मतलब? मैंने पूछा। अब वो तुम्हारी मौत की ख्वाहां है। ओह, मैं हंस पड़ा। और क्या वो कामयाब हो जाएगी? मेरे सवाल पर सितारा हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? फिर तुम इसे इस कोशिश से बाज तो न रख सकोगे? क्या करेगी वो? तुम्हें तुम्हारे दाव से मारेगी, यानी तुम्हें आग में जलाकर खाकस्तर कर देगी। खाए, वो ये काम कब करेगी? मैं भी अपनी रूह पर बोझ महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपना बदन मलते हुए कहा, बहुत जल्द वो अपने राजदार को जिंदा ना छोड़ेगी। इसकी जिंदगी का हर लम्हा इसके लिए खतरनाक और जहनी बेचैनी का बायस है। कलाट ने जवाब दिया। तब वो खुद अपने लिए मौत का वक्त करीब लाए कि मैंने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो अनूपी? मनोरमा ने मुस्रबाना अंदाज में कहा। और कुछ नहीं मनोरमा, जरा अपने दोस्त से अलविदाई मुलाकात कर रहा था। चलो चलें। तुम बिला वजह उलझन में पड़ गई। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा और मनोरमा चल पड़ी। हम वापस अपनी जगह पर पहुंच गए, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि मनोरमा खौफजदा हो गई है। सितारों की ये दोस्ती उसे पसंद नहीं आई थी। आसमान के ये भेदी तो बहुत से ऐसे राज खोल सकते थे जिनका पर्दा मनोरमा के लिए जरूरी था, और ये बात उसने साफ कह दी थी कि अब मुझे वो खुले आसमान के नीचे नहीं आने देगी। बेवकूफ औरत, अपनी मुख्तसिर सी जिंदगी तू मेरे ऊपर हावी करना चाहती है। वैसे इसकी मोहब्बत इख्तिताम को पहुंच गई थी। मैं इसके लिए कोई हैसियत रखता था
लेकिन इसे अपना वकार मुझसे ज्यादा अजीज था। मेरे जैसे तो उसे मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसे शख्स की जिंदगी इसके लिए नुकसानदेह है जिसके राज से वाकिफ हूं। मनोरमा मुझसे आराम करने के लिए कहकर चली गई, लेकिन यह भी खिलाफ फितरत बात थी। तन्हा रात तो वो किसी तौर नहीं गुजार सकती थी, खासतौर से उस वक्त जब से मैं उसे मिला था। मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। मनोरमा तुम जहन्नुम में जाओ क्या कर। मैंने करवट बदल ली और फिर आराम से सो गया। दूसरी सुबह मनोरमा ने खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तजर्बा कार निगाहें उसका जायजा ले रही थी। मैं जान रहा था कि वो कुछ बोलने के लिए बेचैन है। सुबह का भोजन करते उसने कहा, अनूपी तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी खामोशी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? उसने भवें उठाकर पूछा। यही कि तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं रात की बातें सोच रही थी। कौन सी बातें? मैंने तो मस्खराना अंदाज में अनजान बनते हुए कहा। सितारों वाली। ओह, जरा मुझे बताओ मनोरमा के सितारों की सुनाई हुई कहानी गलत थी? नहीं। तब फिर इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हालात ही ऐसे थे और तुम्हें तो अब इसका खतरा भी है क्या? जाहिर है मैं किसे तुम्हारे बारे में बताने जा रहा हूँ, और किसी को बताने से तुम्हारा नुकसान भी क्या है। कोई तुम्हारा बिगाड़ भी क्या सकता है? जिसे चाहो चुटकियों में मसल दो। फिर मैं जानता हूँ तुम्हें अपने अनूपी पर भरोसा भी तो है ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मनोरमा ने मुझसे निगाहें मिलाए बगैर कहा। लेकिन अनूपी, किसी दूसरे के कानों तक ये बात जाना मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। आखिर क्यों? और मैं ये नहीं बता सकती। वो चिल्लाकर बोली और फिर संभल कर मुस्कुराने लगी। लेकिन मुझे ये परेशानी नहीं है, क्योंकि तुम बहरहाल काबिले भरोसा हो। हाँ मनोरमा, और अब तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस बात में तुम्हारा नुकसान हो मैं वो क्यों करने लगा? मनोरमा की ज़हनी कैफियत अजीब सी थी, लेकिन उसने बड़ी हद तक अपने आप को संभालने की कोशिश की और फिर खुद को लापरवाह जाहिर करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। मैं भी दोबारा उसे इस मौजू पर नहीं लाया था। अब इतना भी अहमक नहीं था प्रोफेसर, लेकिन जल्दबाज औरत थोड़ी देर बाद रुक न सकी। कहने लगी, सितारों से तुम्हारी दोस्ती बड़ी अनोखी है। हाँ, लेकिन वो काबिले एतमाद दोस्त हैं, हमेशा सच कहते हैं। कौन मानेगा इस बात को? तुमने माना? हाँ, मैं तो मान गई, और इस बात पर हैरान हूं कि तुम्हारी ये शक्ति मेरे बहुत से मंत्रों पर भारी है। मगर अनूपी महाराज, तुमने अगन वाली जो बात की है वो किस तौर से नहीं निकलती? अच्छा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम खुद ही बताओ। अगन तो सारे मंत्र भस्म कर दी थी। इसके बाद तो मंच के पास ना शरीर ही रह जाता है और ना ही शक्ति। ठीक है मनोरमा, लेकिन मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैंने ये शक्ति मंत्रों से नहीं हासिल की। सितारे सदियों से जमीन देख रहे हैं। इनकी निगाहों में जमीन पर बसने वाले आते हैं और फिर धूल में मिट जाते हैं। गोया सदियों की कहानी इनके सामने लिखी जाती है और जमीन पर तहरीर हरूफ इनकी निगाहों के सामने मालूम हो जाते हैं। लेकिन मैं जमीन के ऊपर सदियों से इनका साथी हूँ। वो मुझे पहचानते हैं और मुझसे उनसीयत रखते हैं। तुम्हारी यह बात भी अजीब है। तुमने कई बार कही मगर मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यही कि तुम अमर हो। हाँ, ये भी समझने की बात है। क्या तुमने अमृत जल पिया है महाराज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? ये मैं खुद नहीं बता सकता। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने जमीन के सारे कोने देखे? ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जब से जमीन वजूद में आई तब से मैं इस पर बोझ बना हुआ। हाय राम, तुम तो सदियों बूढ़े हो। मनोरमा हंस पड़ी। यही समझ लो, पर इतने सुंदर, इतने जवान आखिर कैसे? बस इस बारे में मैं क्या कहूँ। और वो अगन वाली बात, वो भी सितारों से मुख्तलिफ नहीं है। तुम जानती हो, आग, पानी, हवाएं, ये भी सदियों से अमर है। और आग ने हमेशा दोस्त समझा है मुझे। पानी मेरे बदन से मानूस है। इस और हवाएं तो दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाया करते। ये सब मेरे सदियों के साथी हैं। मैं अब भी नहीं मानूंगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि तुम सितारों की बात मान चुकी हो। वो सब कुछ तो मेरे सामने हुआ। जिस इस बात पर शुबा हो उसे आजमा लो। सच? मनोरमा ने कहा। मैंने संसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी कह दिया मैं औरत जो दिल में इसे कहने के लिए यूं घुमाओ फिराओ क्यों करती है? मैं तुम्हें आजमाऊंगी महाराज, जितनी बार चाहो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यूं मनोरमा बिल्लाखिर अपने इरादे में कामयाब हो ही गई। यानी वो जो कुछ कहना चाहती थी मैंने उसके लिए आसान बना दिया और फिर उसे पूरा मौका दिया कि वो जो कुछ करना चाहती है सुकून से कर ले। हर रात को वो मेरे पास होती थी और प्रोफेसर बिस्तर पर आने के बाद हर औरत मासूम हो जाती है। ना भी हो तो समझना यही चाहिए और इसका इजहार भी करना चाहिए, क्योंकि वो बहरहाल खरबूजा है। सो मनोरमा को एक रात भी ये एहसास न हो सका कि मेरे दिल में उसकी तरफ से कोई बात है। हाँ, आखिरी रात मनोरमा खुद परेशान थी। इस रात बिस्तर पर भी उसके जज्बात सर्द रहे। इसका ज़हन सोचों में डूबा हुआ था। गालबन मेरे नेमुल बदल के बारे में सोच रही थी, या फिर मुमकिन है उसके ज़हन में कोई और ख्याल हो, या फिर वो मेरा नुकसान करने को तैयार ना हो, क्योंकि बहरहाल वो मुझे पसंद करती थी। लेकिन फैसला जो कुछ हुआ उसका ऐलान उसने उस रात की सुबह कर दिया। अगर मंडल तैयार हो गया महाराज, अब भी सोच लो जो कुछ तुमने कहा है वो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आग तुमसे नाराज भी हो जाए और मुझे जला दे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सितारों की बात और है। आकाश पर जलते चिराग नर्म तबीयत के मालिक होते, मगर अगन देवी किससे बख्शती है? देखेंगे भाई, इसकी दोस्ती में कोई फर्क आया या नहीं, मैंने कहा। और फिर मैं अपने इन जुमलों का रद्द-ए-अमल मनोरमा के चेहरे पर देखने लगा। यूं जानू एक खुली किताब थी जिसका हर सफा साफ नजर आता। अहमक इंसान, बेशक तेरे बाद मुझे तुझ जैसा जवान न मिलेगा। हाँ, तेरे बदन की गर्मी मेरे वजूद को पिघला देती है। हाँ, तेरा लम्सा आकाश की सैर करा देता, लेकिन इससे भी आम इस धरती की बात है। जीवन ही ना रहा तो जीवन के दूसरे रोग कहाँ रहेंगे? मन तो बहल जाएगा,
तू ना सही तो इससे कम सही, लेकिन मौत तुझे आवाज दे रही है, तो मैं भी भला कैसे रोकूंगी। पगले सितारे तेरे बैरी भी तो हो सकते थे। उन्होंने तुझे ये नहीं बताया कि रानी मनोरमा का कच्चा चिट्ठा किसी को जानना चाहिए, जो उसके बारे में जान लेगा इसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। सो मैंने दिल में कहा, देवी मनोरमा तुम गलत सोच रही हो। मैंने सच ही कहा कि आग मेरी दोस्त है और यह सच तुम्हें सितारों की आवाज में तलाश कर लेना चाहिए था, जो तुम नहीं सुन सके, लेकिन तुमने जिनकी हकीकत तस्लीम की और जो कुछ उन्होंने कहा मैंने बिला कमो कास्त तुम्हें बता दिया। लेकिन देवी जी रही ना औरत की औरत, सितारे कुछ और भी तो कह सकते थे। जब वो तुम्हारा माजी अंधे कुएं से निकाल सकते हैं तो क्या वो तुम्हारे मन की बात मुझे नहीं बता सकते। काश तुम्हारे मंत्र तुम्हारे ऐसे दोस्त होते जैसे कि मेरे दोस्त सितारे, सो तुम्हें भी आने वाले वक्त के बारे में कुछ मालूम हो जाता। यूं तुम धोखा खा गई ना देवी मनोरमा। तो प्रोफेसर मैंने कहा, ले चले मनोरमा देवी मुझे इस अगन मंडल की जानिब जो उसने न जाने कितनी मेहनत से तैयार करवाया था। और देखा मैंने वो आतिश कथा कि जिसके नमूने बारहा मेरी निगाहों में आ चुके थे, कभी मिस्र के हवानों में, कभी यूनान के माबदों में और कभी बाबल और नैनवा के महल्लात में। सो सब ने एक ही कोशिश की थी कि आग इतनी तेज कर दी, इतनी बुलंद कर दी कि शोलों का पेट और इनकी बुलंदी वसी से वसी तर हो जाए। वो चीखें जो जलने वालों के हल्क से आजाद हों, आग की तेज बुलबुलाहट में गुम हो जाए। न धुआं उठे न जलते हुए गोश्त की बदबू के ज़हन को परागंदा भी करती है और समा खराश भी होती है। यानी जो ही मुझ जैसे हुजम का इंसान अगन में दाखिल हो, आग की जुबानें उसे इस तरह लपक लें जैसे कोई प्यासा बड़ा सा जानवर पानी के कतरे को। तो मैंने देखा वो आतिश कथा जिसमें मेरी रूह की बालीदगी सुलग रही थी और नशा तारी होने लगा था मेरे आज़ा पर कि बेखबर थी अहमक मनोरमा और शायद खुश भी कि उसका राज चंद लम्हात के बाद शोलों की आगोश में सो जाएगा। वो जुबान कोयले में बदल जाएगी जो उसे अफशां कर सकती है। शोलों की तपश दूर दूर तक फैल रही थी, लेकिन वफा की देवी मनोरमा इस आखिरी वक्त में इतनी दूर तक मेरे साथ आई जहां तक उसके अलूम उसके तन की हिफाजत कर सकते थे। लेकिन तपश से उसका बुरा हाल था। उसने गोया अलविदाई निगाहों से मेरी तरफ देखा और जैसे ताज्जुब किया कि ए अहमक इंसान, देख सितारों की दोस्ती तुझे कहां ले आई। शायद मेरा दिल तुझसे कभी ना भरता और शायद मुस्तकबिल में हरदिमान का राजा तू ही बन जाता। हाँ, मेरी एक मेहरबान जुम्बिश से ये काम जिस कदर आसानी से कर सकती है तुझे इसका अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन अफसोस तू इस कदर जानता है जिस कदर किसी जी रूह को नहीं मालूम होना चाहिए। मैं तुझे जिंदगी किस तरह दे सकती हूँ? नामुमकिन। तेरे लिए जिंदगी किसी तौर मुनासिब नहीं है। हाँ, तेरे लिए जिंदगी किसी तौर मुनासिब नहीं। हाँ, वो अहमक यही सोच रही थी कि अब जिंदा रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसने मेरी जानिब देखा और मुस्कुरा दी। मैं भी मुस्कुराने लगा था। अनूपी महाराज, वो किसी कदर तंजिया अंदाज में बोली, महान मनोरमा। मैंने प्यार भर लहजे में कहा, अगन तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सदियों की साथी। क्यों, यही अगन है ना? अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और आग की बात कर रहे थे? मनोरमा की बात पर मैं हंस दिया। एक बात और मनोरमा, क्या ये भी तेरी जादू की आग है? क्या ये आतिश कदा भी तूने अपने मंत्र से रोशन किया? बिल्कुल नहीं महाराज, बल्कि इसके लिए 3 दिन में पूरा जंगल भस्म हो गया है। सैकड़ों आदमियों ने यहाँ दरख्त जलाए हैं। इसमें मेरा इल्म नहीं बल्कि अगन देवी की शक्ति है। हाँ, इसमें अगन देवी की पूरी पूरी शक्ति है। तब तो इसमें हर चीज भस्म हो सकती है। हाँ, मगर क्या ये अगन तुम्हारी मित्र नहीं है? ये तो तुम्हें नहीं जलाएगी महाराज। हाँ, और तूने शायद ये बात झूठ समझी है। तेरा ख्याल है मैं आग देख कर खौफजदा हो जाऊंगा, लेकिन मैं आग में जा रहा हूँ। हाँ, तुझे एक वादा करना होगा। हाँ हाँ कहो महाराज कहो। तू यहीं मेरा इंतजार करेगी, ये सोचकर वापस मत चली जाना कि मैं जलकर कोयला हो गया हूँ। अरे नहीं महाराज, तुम झूठ कब बोलते हो? तारों ने तुम्हें जो कुछ बताया वो झूठ तो नहीं था। मैंने मान लिया। अगर मुझे शुबा होता कि अगन तुम्हें जला देगी तो मैं तुम्हें आग में ना जाने देती। तो पधारो महाराज।